हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस लेक्चर में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, फॉर योर अपकमिंग डीएवीवी डीईटी 2021 एंड 2022। सो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके डीएवीवी डीईटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपके डीएवीवी यूनिवर्सिटी का, ये आपका 19 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो इस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी और मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। और पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए जो है आपका, जिसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इस पर हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 1500 प्लस 1 डे रिवीजन पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो एक रिवीजन पीडीएफ है जिसमें आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज देखने मिलेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिससे कि आपके रिवीजन होती है, आपको पता लगता है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन फुल सिलेबस शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है, अगर आप उसे एक बार रीड कर लेते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नोट्स से ही समझ में आ जाएंगे। और नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे भी है जो आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एज वेल एज आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे। तो इस तरीके से हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको गारंटी देती हूँ आप इजीली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मार्क कर आ जाओगे, आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि प्रीवियसली 2 to 3 यूनिवर्सिटीज का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हमें स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, आप वहां से डायरेक्टली हमारे ऐप पर जा सकते हो और ऐप के वेब पेज पर ही आपको स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, जब प्रतिदर्श आकार 30 से अधिक हो तो निम्न संख्यक परीक्षण का उपयोग किया जाता। When sample size is more than 30, the following statistical test is used. इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि जब प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक होगा तो उस केस में हम कौन सा स्टैटिस्टिकल
टेस्ट का यूज करेंगे, कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से कौन सा आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करोगे, कब, जब आपका जो सैंपल का साइज है ये 30 से ज्यादा हो, मोर देन 30 हो। सो याद रखिएगा, जब भी आपका सैंपल का साइज मोर देन 30 होता है तब आप जी टेस्ट का यूज करते हो। मतलब जी परीक्षण के लिए हम यूज करेंगे, जी परीक्षण का हम यूज करेंगे अगर हमारे प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक हो। अब ये जी टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा, जैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में, तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को हमारी टेस्ट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस में भी हम जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे आते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपके टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। ये जी और टी टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट ये बताते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है और आपका जो सैंपल का मीन है, मतलब आपके पास पॉपुलेशन का मीन होगा और सैंपल का मीन होगा। सो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो। पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट के पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है। बेसिकली इसके लिए हम जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं हम पॉपुलेशन के मीन से और सैंपल, पॉपुलेशन के मीन को सैंपल के मीन से, इसीलिए हम जी और टी टेस्ट का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारी सैंपल का साइज मोर देन 30 होगा और हमें पॉपुलेशन का, याद रखिएगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तब हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। जी टेस्ट कब यूज करा जाता है? जब हमारे सैंपल का साइज 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, आपके जो प्रतिदर्श का आकार है 30 से अधिक हो और आपकी जो जनसंख्या है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता हो, मतलब नोन हो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है, आपके जो पॉपुलेशन से आपको जो डेटा मिलेगा वो कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, बेसिकली ये बताते हैं। ये इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है और आपके सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है, 30 से अधिक है, तब हम जी टेस्ट का, मतलब जी परीक्षण का यूज करेंगे और जी परीक्षण का उपयोग करेंगे। अगर आपके जो सैंपल है, सैंपल का साइज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल का साइज 30 से कम है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, आपको पता नहीं है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, सो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज करोगे, मतलब टी परीक्षण का प्रयोग करोगे। सो याद रखिएगा, टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, तो उस केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। और जी टेस्ट कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो, 30 से अधिक हो और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तो उस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि अगर आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक है, मतलब 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे और किस टेस्ट का, किस परीक्षण का उपयोग करोगे आप? सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी टेस्ट। और यहाँ पर हमें एक और विकल्प दिया गया है, एक और ऑप्शन दिया गया है, सैंपल टेस्ट। सैंपल टेस्ट क्या होता है? बेसिकली कि आप सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करते हो, आप आपका जो सैंपल चुन लेते हो, मतलब आपका जो नमूने चुन लेते हो आप रिसर्च में स्टडी करने के लिए, आपके शोध के लिए। सो आप सैंपल पर रिसर्च करते हो और सैंपल को टेस्ट करते हो और उस टेस्ट से आपके जो रिजल्ट मिलते हैं पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, उसे हम कहते हैं सैंपल टेस्ट। तो सैंपल टेस्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको विकल्प ए में गिवन है, वो जो कि है जी टेस्ट। अगर आपके जो सैंपल का साइज है 30 से अधिक है, 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शोधकर्ता के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है? Which one is the primary source of information for a researcher? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्चर के लिए प्राइमरी सोर्स का इंफॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू रिसर्चर को प्राइमरी डेटा मिलेगा। वो कौन सा एक ऐसा विकल्प है और वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, हमें ये पता लगाना है।
सो याद रखिएगा, रिसर्च में आप दो सोर्सेज के थ्रू, और जो आपके शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, ये दो सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब उनको जो खुद से मिलती है, वो खुद कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन जो प्योर हो, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हो, जो पहली बार कलेक्ट करते हैं रिसर्चर्स, जो नई इंफॉर्मेशन होंगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते, जो ओरिजिनल डेटा नहीं होता है, बल्कि वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। पुराने कई रिसर्चर्स ने रिसर्च करी होती है, पुरानी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी रिसर्च करी गई है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन, जिसमें पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध होंगी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन रिसर्चर को किस विकल्प से मिलेंगी, मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब न्यू इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू रिसर्चर को एक ओरिजिनल नई इंफॉर्मेशन किस ऑप्शन के थ्रू मिल सकती है, हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो एक एक कर हम सारे विकल्प देखेंगे और पता करेंगे कि किस ऑप्शन और किस विकल्प के थ्रू आपके शोधकर्ता को एक नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी, एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मतलब एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगी। सो हम ऑप्शन ए देखते हैं, विकल्प ए देखते हैं, जो कि है एजुकेशनल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं शैक्षणिक शोध। अब एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है? जैसे एजुकेशन, एजुकेशन तो हम सबको पता है, जिसमें एजुकेशन जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ते हैं चीजों को, और रिसर्च एजुकेशन में रिसर्च की जाती है कि एजुकेशन का लेवल किस तरीके से और अच्छा कर सके। तो एजुकेशन रिसर्च में, एजुकेशनल रिसर्च में क्या होता है कि जो भी चीजें हैपन होती है उसी को देखते हुए रिसर्चर उस पर रिसर्च करते हैं। अब जैसे अभी करंट स्टेटस होगा एजुकेशन का, जो कि ऑनलाइन मोड में ज्यादा चल रही है एजुकेशन, सो उसके बेसिस पर रिसर्चर क्या करेंगे कि नेटवर्क्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स की क्वालिटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लैपटॉप्स की क्वालिटी को, पिक्सल रेट, सो जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है इजीली वो एजुकेशन, उनकी एजुकेशन और बेहतर हो और अच्छी हो। सो यहाँ पर बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च में रिसर्चर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो बस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से और इम्प्रूव करते जाते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च को कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है? आप आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं, मतलब पहले से ही यहाँ पर जो सारे पुराने रिसर्चर्स ने रिसर्च करी होती है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सो ऑब्वियसली ये आपका सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगा, प्राइमरी सोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये पुराने रिसर्च करी गई होती है, जो पुराने रिसर्चर ने रिसर्च करे होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह प्रेजेंट होती है। सो ये आपका सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगा, प्राइमरी सोर्स नहीं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल। रिसर्च पेपर तो हम सबको पता है, रिसर्च पेपर क्या होता है? जिसमें आप जो भी आपका रिसर्च का वर्क करते हो सारा मेंशन करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक न्यू वर्ड दिख रहा है, प्रोफेशनल जर्नल। प्रोफेशनल जर्नल, प्रोफेशनल जर्नल क्या होती है? जैसे प्रोफेशंस के जर्नल, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉ कर रहा है, सो उनके कुछ पेपर्स होते हैं, उसमें वो कुछ अपने रिसर्च को लिखते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च पेपर है मतलब इनका रिसर्च का वर्क हो जाता है, रिसर्च का काम हो जाता है, तब ये मेंशन करते हैं। तो रिसर्च पेपर इन प्रोफेशनल जर्नल में भी आपको जो रिसर्च पेपर के प्रोफेशनल जर्नल में भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी सेकेंडरी सोर्स होंगी, प्राइमरी नहीं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस पॉपुलेशन में से हर एक एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से आप प्रत्येक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन लेते हो। जनसंख्या एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरे पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हो, पॉपुलेशन के में से हर एक एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सो इंडिया में, भारत में सेंसस मतलब जनगणना हर 10 साल में करा जाता है, हर 10 ईयर्स में किया जाता है, जिसमें आप हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन गेन करते हो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो न्यू होती है। सो यहाँ पर
सेंसस के थ्रू रिसर्चर को और आपके शोधकर्ता को एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मतलब एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और उसके थ्रू रिसर्चर एक नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, न्यू डेटा को जनरेट करते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंसस। नेक्स्ट, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता उपयोग नहीं करता है। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डज नॉट यूज। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिसर्चर यानी आपके शोधकर्ता है, वो शून्य परिकल्पना का परीक्षण कर रहे हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो कौन सा टेस्ट का उपयोग करेंगे, कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये पता करना है। जैसे कि आपको पता है हम रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, यानी हम अपने अजम्पशंस और गेसेस के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ले डाउन करते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसमें आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस बताती है कि जो चर है, आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नल हाइपोथेसिस को रिसर्च अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को, यानी शून्य परिकल्पना का रिसर्चर परीक्षण करते हैं। अब शून्य परिकल्पना का जब रिसर्चर, आपके शोधकर्ता जो है, ये इसका टेस्ट करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, ये बताते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये सत्य है या फिर असत्य है, ये हमें बताते हैं। अब जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करा जाता है तो इसके लिए जो शोध करता है ये डिफरेंट और अलग अलग प्रकार के परीक्षण का उपयोग कर कर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब कौन कौन से वो टेस्ट होते हैं, सो याद रखना है, काय स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। यानी काय स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण और एनोवा, इन तीनों भी परीक्षण का शोधकर्ता यूज करते हैं, उपयोग करते हैं शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। अब काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि काय स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। सो काय स्क्वायर टेस्ट के 3 मेजर पॉइंट आपको याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट होता है, काय स्क्वायर टेस्ट यूज करा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, डिफरेंस बिटवीन यानी ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यानी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी जो आएगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी, आप उसका माइनस करोगे, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी कि आपको जो एक्चुअल मार्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपने एक पेपर देकर आ गया, पेपर 100 मार्क का आपका पेपर था, आपने एक्सपेक्ट कर लिया, आपने आपके करेक्शन देख लिया, आपने आपका आकर पेपर को एनालाइज करा और आपने ये देखा कि आपको हो सकता है 85 मिल सकते हैं मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, अब आपके जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट आने के बाद मिल रहा है आपको मार्क्स, वो मिल रहे हैं 80। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करा जाता है। अब किस तरीके से आपको ऑब्जर्व वैल्यू मिल सकती है, जैसे सैंपल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो वो हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर देखे, एक्सपेरिमेंट के पहले आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना मुझे मिल सकता है, और ऑब्जर्व क्या है, जो रियल वैल्यू आपको मिल रही है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ इस तरीके से प्लॉट करा, क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, ये देखने के लिए भी आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। और थर्ड, कि आपका जो डेटा है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, डेटा आपका इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं, ये देखने के लिए आपका डेटा इंडिपेंडेंट है, ये देखने के लिए आप आपके काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी किसी चीज का उस पर इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई और ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो आपके डेटा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये देखने के लिए आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हो। सो इस तरीके से आप आपके इस टेस्ट को परफॉर्म कर कर आप आपके नल हाइपोथेसिस का परीक्षण कर सकते हो, यानी शून्य परिकल्पना का टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आप किसी सैंपल के जो मीन होते हैं, उनका सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करेंगे। सो सिर्फ 2 ही सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करते हो। और याद रखिएगा, टी टेस्ट में
आपको जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन 30 से कम होती है, लेस देन आपकी 30 होती है पॉपुलेशन, आपको याद रखना है, तब आप टी टेस्ट का यूज करते हो। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी आप आपका टी टेस्ट का यूज करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एनोवा, एनोवा टेस्ट क्या होता है, याद रखना है, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का, ये एनोवा आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन को अगर कंपेयर करना है आपको, यानी 2 से ज्यादा, यानी 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 सैंपल्स हो सकते हैं, उनके मीन को आपको कंपेयर करना है, तो उस टाइम पर आप एनोवा इस टेस्ट का यूज करोगे। सो काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट, ये तीनों भी परीक्षण के हेल्प से, और इन तीनों भी परीक्षण का उपयोग कर शोधकर्ता शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। अब फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, मतलब क्रम गुणित विश्लेषण जो होता है ये आपकी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये होती क्या है बेसिकली, तो याद रख रहे फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स को एनालिसिस करते हो। सो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, डी, ई एंड एफ वेरिएबल एंड जी वेरिएबल मान लीजिए। तो इतने सारे यहाँ पर वेरिएबल्स है, और ये कहूंगी मैं आपको कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब फैक्टोरियल एनालिसिस में रिसर्चर जो अननेसेसरी है, जो उनको लग रहा है ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे से कम लिंक्ड है, उनमें इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बी और डी वेरिएबल एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, तो इन्हीं दो को रिसर्चर अपने रिसर्च में इनका उपयोग करेंगे और बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस इसीलिए यूज करा जाता है कि डेटा को एनालाइज करे और जो ज्यादा डेटा है उसको कम करे, जो अननेसेसरी डेटा है, जो जिसका ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता है, उसको कम कर दे। सो इसीलिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नहीं यूज करा जाता है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, फैक्टोरियल एनालिसिस, क्रम गुणित विश्लेषण। अगला प्रश्न, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, नैदानिक अनुसंधान अध्ययन। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि नैदानिक अनुसंधान अध्ययन क्या होती है, मतलब आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है उसकी स्टडीज क्या होती है। डायग्नोस्टिक रिसर्च में रिसर्चर किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। सो याद रखिए आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है ये ज्यादा करके साइंस फील्ड में यूज करी जाती है, डॉक्टर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। सो डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक के मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में खोजना, किसी चीज को डायग्नोस करना, उसके बारे में और जानना, क्यों वो चीज हैपन हो रही है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस वजह से वो चीज हैपन हो रही है, उसके फैक्टर्स क्या है, कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च की डेफिनेशन पूछ रहा है। सो याद रखिएगा जब भी डायग्नोस्टिक रिसर्च आती है तो आपको याद रखना है, आंसर ऐसा मार्क करना है जिसमें किसी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं, उसकी रूट फाइंड आउट करते हैं, किस वजह से वो चीज हैपन हो रही है। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाइज रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो जैसे मान लीजिए इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन को हार्ट डिसीज है, सो आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके रूट, वो कॉजेस, किस वजह से उसको हार्ट डिसीज हुई है। सो जैसे मान लीजिए उस पर्सन को हार्ट डिसीज है, तो आप बताओगे कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है, ज्यादा ऑयल इनटेक है, प्रॉपर डाइट नहीं है, स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है। सो इस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है ये हार्ट डिसीज प्रॉब्लम अकर होती है। सो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक डिसीज का एग्जांपल लिया, हार्ट डिसीज है, उसका मैंने आपको कॉज बताया। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, स्लीप साइकिल नहीं प्रॉपर ले रहे होंगे वो पर्सन, और डाइट प्रॉपर नहीं होगा, सो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और आप इसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि उनको प्रॉपर डाइट देंगे। ओके, आपकी जो बॉडी है, उस पर्सन की बॉडी रेगुलरली 30 से 60 मिनट तक मूव होनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर इनटेक लेना चाहिए डाइट का। तो इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिसर्चर्स जो होते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च में किसी भी डिसीज से रिलेटेड, बेसिकली डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रॉब्लम जो होती है वो डिसीज से रिलेटेड होती है, तो उस डिसीज का कॉज फाइंड आउट करते हैं, रूट फाइंड आउट करते हैं, किस वजह से उसका कॉज है, कॉज किस चीज से वो कॉज कर रही है प्रॉब्लम,
फिर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना, मतलब एक समस्या है उसका मूल कारण और उस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में जानना, और समस्या का समाधान किस तरीके से निकालना, उस समस्या का मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से निकालना, ये रिसर्च डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, collect, verify and synthesize evidence from the past to establish fact, defend और refute a hypothesis। मतलब ये बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसको सिंथेसाइज कर रहे हो इस एविडेंस को जो पास्ट में है, जो पास्ट में कर हो रहे हैं, और उसका आप बेसिकली उसका प्रेजेंट में देख रहे हो क्या यूज है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बी दिया गया है ये आप पुराने रिसोर्स है, मतलब पुराने जो पास्ट फेनोमेना अकर हो रहे हैं उनके थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं। सो ये आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन है, ये आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसी तरीके से ऑप्शन सी, आर कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी कोई ग्रुप है उसका इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर बता रहे हो। सो यहाँ पर आप बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब उसको आप डिटेल में बता रहे हो, उन विशिष्टताओं को बता रहे हो, आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली। सो ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड है। सो यहाँ पर आपको एक ही वर्ड याद रखना है, आपको की पॉइंट्स याद रखना है। डिस्क्राइबिंग आ रहा है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डेटा सेट हैज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेटा सेट में एक विषम वितरण होता है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपके पास जो डेटा है, एक डेटा है, उस डेटे को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब उस डेटे को आपने ग्राफिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो आपका जो डेटा है ये स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब होता है झुका हुआ। आपका डेटा कुछ इस तरह, कुछ एक तरफ झुका होगा, कुछ एक तरफ इस तरफ ज्यादा झुका होगा। सो जब भी आपका जो डेटा है वो झुका होता है तो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब आपकी जो माध्य होती है, माध्य का और बहुलक, इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये तीनों भी सेम जगह पर एग्जिस्ट करेंगे, सेम होंगे ये तीनों की वैल्यू, या फिर इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट होंगे, ये हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिए इसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इस डायग्राम को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं आपको बता दूं इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से याद करके चले जाइए, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब होता है आपका डेटा झुका हुआ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्यू के आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्क्यू, एक होता है नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डेटा है ये राइट साइड पर सारा झुका होता है, और नेगेटिव स्क्यू में आपका ज्यादातर डेटा जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव स्क्यू। और पॉजिटिव स्क्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि राइट साइड में आपका ज्यादातर डेटा झुका हुआ होता है, और ज्यादातर डेटा जो होता है आपका ये लाई करता है पॉजिटिव साइड में, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको पॉजिटिव स्क्यू। जैसे कि आप देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में आपका डेटा झुका हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके मीन, मीडियन एंड मोड में रिलेशन होगा, मतलब आपके जो माध्य, माध्य के और बहुलक है, कुछ इनमें इस तरीके से आपका रिलेशन होगा कि पॉजिटिव स्क्यू में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी आपकी ये मोड की होगी, फिर उससे कम मीडियन एंड उससे कम आपका मीन होगा। उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यू में सबसे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी, फिर उससे ज्यादा मीडियन एंड उससे ज्यादा मोड, कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में जिसमें आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है, उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब कि माध्य, माध्य का और बहुलक के बीच में ये दो तीनों भी जो है उनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी, कम ज्यादा होगी। तो इसीलिए अगर आपका जो डेटा है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है, तब उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड वो तीनों भी सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जैसे हम यहाँ पर बीच में जो फिगर है, मिडिल में जो फिगर है उसे देख लेते हैं।
सो अगर आपका डेटा स्क्यूड नहीं है, मतलब आपका डेटा झुका हुआ नहीं है, आपका डेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड इन तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। सो याद रखना, आपका जब भी डेटा सेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब झुका हुआ होगा, तो इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेन मीन, मीडियन एंड मोड इफ एग्जिस्ट आर नॉट सेम, जब माध्य, माध्यिका और बहुलक यदि मौजूद हो तो समान नहीं है। सो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यादृच्छिक नमूने में जनसंख्या में से किसी आइटम के चयन करने की संभावना है। इन रैंडम सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि अगर आप यादृच्छिक नमूनों को चुन रहे हो, मतलब आप यादृच्छिक नमूनों के वे से चुन रहे हो, मतलब आप रैंडम सैंपल चुन रहे हो, रैंडम वे से, यादृच्छिक वे से आप पॉपुलेशन में से, आपकी जनसंख्या में से आइटम्स को चुन रहे हो, आपके मेंबर्स को चुन रहे हो, तो वहां पर आपके पॉपुलेशन में से हर एक आइटम के चुने जाने का चांस क्या हो गया, उसकी संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, मतलब सिलेक्ट होने का चांस कितना होंगे अगर आप रैंडम वे से पॉपुलेशन में से, मतलब कि जनसंख्या में से नमूनों को चुन रहे होंगे। तो क्या चांस होगा कि 0 चांस होगा, या फिर एक ही व्यक्ति के चुने जाने का चांस होगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ पता होगा, या फिर कुछ डिसाइडेड नहीं होगा, अनडिसाइडेड। तो हम पता करते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर रिसर्चर, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लिया एक रिसर्चर है, वो रैंडम वे से सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है। सो रिसर्च में आप दो तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लेते हो, मतलब आपके सैंपल्स को चुन लेते हो, एक रैंडम सैम्पलिंग में से, एक नॉन रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें आप रैंडमली चुन लेते हो। जैसे मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कुछ मेंबर है, ये आपकी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स है, 8-10 मेंबर्स है। अब यहाँ पर आपको आपके सैंपल को चुनना है, तो आप क्या करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि ये पर्सन कौन है, मुझे इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है फिर नहीं, आप रैंडमली किसी को भी चुन लोगे और ये आपके सैंपल्स बन जाएंगे, जिसको आपने 2-3 लोगों को चुन लिया और आप इस पर रिसर्च परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आप रैंडमली चूज कर रहे हो, तो कभी हो सकता है कि कुछ ना कुछ, 0 तो चांस नहीं होगा, क्योंकि हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस होगा, 0 चांस नहीं होगा, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को चुन सकते हो। अगर आप रैंडम वे से चुन रहे हो तो हर एक व्यक्ति के चुने जाने का चांस इक्वल होता है रैंडम सैम्पलिंग में। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे, आप सिर्फ एक ही को नहीं सिलेक्ट करोगे, रैंडम वैसे सिलेक्ट करे तो 2-3 लोगों को आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर 1, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी, विकल्प बी, एक एक व्यक्ति के चुने जाने का चांस नहीं होगा अगर आप रैंडम वे से सैंपल्स को चूज कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई चुने, किसी ना किसी के चुने जाने का चांस होगा। मतलब आपको जो हमें जिससे आइडिया लग रहा है, अगर आप खुद रिसर्चर होते तो आप क्या करते, रैंडम वे से अगर आप सैंपल सिलेक्ट करते तो आपको आइडिया, तो कुछ ना कुछ लोग सिलेक्ट होते, आपका ये आइडिया होता है, आपको ये आप बोल सकते हो अगर आप रैंडम वे से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो, कि कुछ ना कुछ मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस होगा, कुछ ना कुछ आपको नोन होगा। सो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग वैसे, मतलब आप रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करो, रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हो, तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन में से कुछ ना कुछ लोगों का चुने जाने का चांस इक्वल होगा और आपको नोन होगा। तो यहाँ पर अनडिसाइडेड नहीं होगा, क्योंकि आप सैंपल चूज करते आपको पता होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा और इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नोन, ज्ञात। नेक्स्ट, निम्न में से संदर्भ या संबंधित कागजातों के संकलन को किसके रूप में जाना जाता है? कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस और रिलेटेड पेपर्स इज नोन एज। सो इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होंगी, मतलब ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस, मतलब आप रेफरेंसेस को कंपाइल कर रहे, रेफरेंसेस को आप कंपाइल कर रहे, मतलब एक से ज्यादा रेफरेंसेस है और आप कुछ रिलेटेड पेपर्स है, मतलब पेपर्स में से आप कोई मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, सो इससे हम क्या कहेंगे। सो याद रखिए
रेफरेंसेस कंपाइलेशन, मतलब एक से ज्यादा रेफरेंसेस को अगर हम कंपाइल करेंगे, मिला देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी, मतलब ग्रंथ सूची। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, याद रखिएगा, एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं, आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, रेफरेंसेस मतलब जिसमें अगर आपने आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का वर्क यूज करा है, मतलब आपने आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के कार्य का उपयोग करा है, तो आपको उनका नेम प्रॉपर मेंशन करना होता है, उनको साइट करना होता है, उनको एक्नॉलेज करना होता है कि हमने इस ऑथर का हमारे रिसर्च में, हमारे शोध में इनका वर्क यूज करा है। सो याद रखिए, आपका जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस का मतलब होता है अगर आप आपके रिसर्च में किसी और शोधकर्ता का काम यूज करते हो, तो आपको उनको एक्नॉलेज करना होता है, आपको उनका प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है। इसी को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। एक से ज्यादा रेफरेंसेस होंगे, अगर एक से ज्यादा आपने आपके रिसर्च में रेफरेंसेस यूज कर रहे होंगे, तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी जो होता है, आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है, मतलब एडिशनल चैप्टर्स में, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री चैप्टर्स का आपका पार्ट होता है आपके रिसर्च रिपोर्ट में। आप सप्लीमेंट्री एंड में लिखते हो बिब्लियोग्राफी, जिसमें आपने आपके रिसर्च में जितने भी रिसर्चर का वर्क यूज करा है, जितने भी पुराने इंफॉर्मेशन दूसरे रिसर्चर्स की यूज करी होती है, उसका नेम आपको प्रॉपर मेंशन करना होता है। याद रखिए, अगर आप आपके रिसर्च में बिब्लियोग्राफी, मतलब अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का काम करते हो लेकिन उनको मेंशन नहीं करते हो, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो अनएथिकल हो जाएंगी, आपकी रिसर्च उस केस में आपकी रिसर्च जो एक चोरी कहलाएगी। तो आपको रेफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप अगर किसी और रिसर्चर का यूज कर रहे हो वर्क, तो उनका नेम आपको प्रॉपर मेंशन करना होता है, और एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब जो हमें दूसरे ऑप्शंस दिए गए, दूसरे विकल्प दिए गए, उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। बायोग्राफी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भी बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, किसी एक शख्स के जिंदगी के बारे में लिखना, किसी एक शख्स के पूरे जिंदगी में उसने क्या क्या काम करा उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी बताना। उसी तरीके से ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब है खुद, खुद ही अपनी बायोग्राफी लिखना, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए और विकल्प बी, ये भी गलत होगा, आत्मकथा ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज इंडेक्सिंग, मतलब अनुक्रमण। इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने आपकी बुक में भी इंडेक्स देखा होगा, इंडेक्स में आपको आपकी बुक में जो जो चैप्टर्स, जो जो टॉपिक जहां मेंशन होते हैं, उनका प्रॉपर पेज दिया होता है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो ये इंडेक्स की भी डेफिनेशन नहीं होगी। एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ सूची। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ग्रंथ सूची और बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सहसंबंध का गुणांक स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट यानी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन होता है, वो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। सो याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये होता क्या है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट ने इस कोएफिशिएंट को दिया था जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। एग्जाम में इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था इस कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता क्या है कोरिलेशन रिसर्च में। तो याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ रही है, दैट मींस आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू +1 है, सो याद रखिएगा उस केस में आपके जो वेरिएबल्स है, आपके चर है, चरों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ये होते हैं आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसके वैल्यूज -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं सबमिशन। ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, और ये आपके y1 सॉरी
एक्स आई और वाई आई ये आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो एक्स ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशनल रिसर्च में संबंध देखते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो एक्स आई जो होता है आपका ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, और एक्स वाई वाई आई ये आपका हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। ऐसे दो वेरिएबल होते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में और उनके बीच में आप संबंध देखते हो। सो ये पता चल गया आपको एक्स आई और वाई आई क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया है, नेक्स्ट लेटर एक्स बार वाई बार। नेक्स्ट वेरिएबल हमें दिया गया एक्स बार वाई बार। सो एक्स बार और वाई बार क्या होता है, ये होता है आपके मीन। अब आपने कुछ मान लीजिए सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, उनकी हाइट निकाल लिया, हाइट का आप मीन देखोगे और बताओगे कि इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है, तो ये हो गया आपका मीन। सो बार जब भी आ गया मतलब ये मीन हो जाएगा आपका, और एक्स आई मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन, यानी फर्स्ट वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा वो होता है, और वाई आई मतलब सेकंड वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका वाई आई। ये हो गया आपका। अब ये साइन क्या होती है, इसे हम कहते हैं सबमिशन, जिसका मतलब होता है एडिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अगर हम चेंज करते हैं अपने ओरिजिन में और स्केल में कुछ चेंज करते हैं, तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है इन चीजों पर। सो यस, याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना ही आपके चेंज ऑफ स्केल में और ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से डिपेंड करता है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्केल में भी कोई चेंज कर लो या फिर ओरिजिन में भी कुछ चेंज कर लो, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको कुछ उस पर अफेक्ट नहीं होता है, ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। अब किस तरीके से, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। अब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर दिया कुछ ग्राफ में। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपने पहले वेरिएबल का मान लीजिए कुछ, यहाँ पर आपके ओरिजिन के पास 10 वैल्यू आ रही है, 20 वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिन था इस 10 को मैंने थोड़ा मूव कर लिया, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, मेरा 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूला है इसमें माइनस दिया गया है हमें। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी और मैं माइनस करूंगी, तो ये ऑलरेडी इसी जगह पर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हो आप, कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, यानी आपके जो ओरिजिन है ओरिजिन से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जितना गैप है उतना ही गैप रह रहा है आपका। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है इसमें जो ओरिजिन वैल्यू होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है आपका। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है आपका ओरिजिन से। अब स्केल देखते हैं। अब स्केल मान लीजिए यहाँ पर आपकी 10 है, स्केल 10 है, मैंने इसको बढ़ा दिया उस स्केल को। जैसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आय से नहीं दिखती तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका स्केल बढ़ा देते हैं। सो स्केल में मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्केल बढ़ा दिया, ये 10 को मैंने ले लिया 10 के ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर हर जगह 10 के और 20 के डाल दूंगी, अब यहाँ पर 10 के मान लीजिए और यहाँ पर 20 के, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरा जो के है ये कांस्टेंट के है मान लीजिए, तो ये मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, तो यहाँ पर के और के बाहर आ जाएगा, तो ये के और के कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से सेम ही फॉर्मूला देखने मिलेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आपका स्केल और ओरिजिन अगर आप चेंज करते हो तो इसका इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ओनली, केवल पैमाने और उत्पत्ति का परिवर्तन। अगला प्रश्न, क्रमवाचक स्केल में किस आधार पर आइटमों को क्रम में निर्धारित किया जाता है? ऑर्डिनल स्केल इज कॉल्ड एज द आइटम्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपकी जो ऑर्डिनल स्केल होती है, जो आपकी क्रमवाचक स्केल होती है, इसे किस आधार पर आइटमों के क्रम में निर्धारित किया जाता है। मतलब इसे हम कहते हैं कि आइटम को ये रैंक देता है, किस बेसिस पर ये आइटम्स को रैंक देता है। मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आपका डेटा है, आप उन्हें रैंक देते हो, तो किस बेसिस पर रैंक देते हो? क्या आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रैंक देते हो? आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आपके पास जो भी डेटा है, आप उस डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसे रैंक देते हो, या फिर साइज के, या फिर उसके स्केल के आधार पर, या फिर उसकी पॉपुलेशन के साइज मतलब कि उनके जनसंख्या के आकार के आधार पर
उसे रैंक देते हो। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, इन सारे विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, चूंकि ये स्केल ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको चारों भी स्केल ऑफ मेजरमेंट्स याद होना चाहिए, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे, नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, थोड़ा समझने में मुश्किल आती है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आप एक बार नोट्स मेरे फॉलो करिए, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं कहूँगी कि आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। नोट्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जिससे कि आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स नोट्स को एक बार रीड करने से क्लियर हो जाएंगे, और मेरा वीडियो लेक्चर भी देख लेना एक बार। सो जैसे कि मैंने बताया आपको, लेवल ऑफ मेजरमेंट इस टॉपिक से एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेगा। सो आपको याद रखना है, इसको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़कर चले जाना एग्जाम से पहले। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, आपको सारे 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स याद रखने हैं, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे, नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। सो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपके पास आइटम्स होंगे, जो भी आपके पास डेटा होगा, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसको कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में भी सेम आप करते हो, आपके पास जो भी डेटा, आइटम, ऑब्जेक्ट होगा, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको डिवाइड करोगे, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप क्या करते हो, जो भी डेटा होता है उनको एक रैंक देते हो और उनको एक ऑर्डर देते हो। उसी तरीके से इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे, लेकिन इंटरवल पर आपके डेटा को आप अरेंज करते हो, और इंटरवल में आपका जो 0 होता है ये आर्बिट्री होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन रेशो में आपके जो 0 है, आपके शून्य का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, आपके जो 0 होता है, 0 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मीनिंग भी होता है। सो ये हो गया आपके चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो इस प्रश्न में हमें ऑर्डिनल स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, मतलब क्रमवाचक स्केल से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आपकी जो ऑर्डिनल स्केल है, इससे हम कहते हैं कि हम इसमें आपके जो एटम्स होंगे, आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे, डेटा होंगे, उनको रैंक देते हैं। सो हम रैंक किस बेसिस पर रैंक देते हैं? सो याद रखिएगा, हम रैंक चीजों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रैंक देते हैं। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी स्केल में उसको डिवाइड करोगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल में खास कर आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप आपके डेटा को, आपका जो आइटम्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनको रैंक देते हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब उनके अधिक विशिष्टताओं के आधार पर उसे आप रैंक देते हो, उन्हें उनके क्रम को निर्धारित किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प ए। उनकी अधिक विशेषताओं के आधार पर आप उनको क्रम देते हो, उनको रैंक देते हो। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर साइज, मतलब उनके प्रतिदर्श के आकार के आधार पर नहीं, आप उनके साइज के आधार पर किसी को रैंक नहीं दोगे। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, देयर साइज, मतलब उनके आधार के बेसिस पर, उनके आकार के बेसिस पर नहीं, आप उनके आकार के बेसिस पर भी आप ऑर्डिनल स्केल में चीजों को, आइटम्स को रैंक नहीं करते हो। और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। आप पॉपुलेशन का साइज, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन का कोई लिंक नहीं रहता है। स्केल और पॉपुलेशन बहुत डिफरेंट है ये टॉपिक, मतलब उनके जनसंख्या के आधार पर आप नहीं ऑर्डिनल स्केल में चीजों को रैंक करते हो। बस आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्डिनल स्केल में चीजों को, ऑब्जेक्ट को, डेटा को रैंक करते हैं। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, अनुसंधान क्रमविधि समस्या के समाधान का अन्वेषण है, परिभाषित किया गया है। Research is a systematic investigation to find answers to a problem is defined by। इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, हमें पता करना है कि ये परिभाषा किस साइंटिस्ट के द्वारा कही गई है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डेफिनेशन किस रिसर्चर ने इस डेफिनेशन को दिया है और किस रिसर्चर की डेफिनेशन है।
सो याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, हमें रिसर्चर का नाम बताना है और साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक पे आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा इस टॉपिक पर। मतलब आपको डेफिनेशन दी गई होंगी, कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा रिसर्च से रिलेटेड, शोध से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और कुछ डेफिनेशंस दी जाएंगी और आपको पता करना होगा कि ये डेफिनेशन कौन से रिसर्चर की है और ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन होगी। तो आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो मैं अपने लेक्चर सीरीज में ये सारे जो मैं आपको डेली वीडियोस डालते रहती हूँ, तो इसमें मैं सारे रोज रोज एक दो दो क्वेश्चंस कवर करूंगी, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि जो डेफिनेशन है किस रिसर्चर की डेफिनेशन है और किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, जिससे क्या आप इजीली 1 और 2 क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च एक हम रिसर्च में बेसिकली किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उनका सोल्यूशन, उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किस तरीके से? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से। सिस्टमैटिक मतलब अगर आप रिसर्च में एक मेथड फॉलो कर रहे हो, आप पहले से डिसाइड करते हो कि मैं इस मेथड से फॉलो करूंगा, इस मेथड से मैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा। सिस्टमैटिक मतलब स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, तो आप एक पाथ फॉलो करते हो, बेसिकली एक स्टेप फॉलो करते हो। आप कैसे भी, अगर आपने ये परफॉर्म किया, एक मेथड परफॉर्म किया, तो आप दूसरे मेथड से जाओगे, फिर उसमें आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। कभी आप रिसर्च में ऐसा नहीं करते हो। अगर आपने रिसर्च आपकी सिस्टमैटिकली नहीं परफॉर्म की, तो आपकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएंगे, आप कभी उस तरीके से रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना है आपको, जब भी आप अगर रिसर्च करते हो, तो बेसिकली हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी भी समस्या का समाधान खोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब हम खोज करते हैं चीज़ों के, सिस्टमैटिक वे में हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, उसका हल निकालते हैं, उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को बर्न्स, इस साइंटिस्ट ने दी है, और ये जो परिभाषा है बर्न द्वारा दी गई परिभाषा है। सो याद रखना है, ये डेफिनेशन बर्न साइंटिस्ट ने 1997 में दी थी ये डेफिनेशन, और बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आपको इनका नेम याद रखना है, और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।